अर्श से फर्श तो आपने सुना ही होगा, बस कुछ ऐसा ही हाल हुआ है हमारे पड़ोसी देश पाकिस्तान के साथ। हाँ ठीक है, आंकड़ों के हिसाब से पाकिस्तान आज भले ही हमसे ज्यादा खुश है, लेकिन उनकी माली हालत क्या है ये हम सबको पता है। आज पाकिस्तान की इकोनॉमी अपने सबसे बुरे दौर से गुजर रही है। फॉरेस्ट रिजर्व्स इतने भी नहीं हैं कि एक महीने का गुजारा ढंग से हो पाए। जहां जनता की चाय पर पाबंदियां लगा दी जाए और दुकानदारों से कहा जाए कि भाई देखो 8 से 8:30 तक अपना काम धंधा बंद कर दो क्योंकि देश में बिजली का संकट है। मैं ये भी कौम से अपील करूंगा कि हम चाय की एक एक प्याली 2-2 प्यालियां कम कर दें, क्योंकि जो चाय हम इंपोर्ट करते हैं वो भी हम उधार लेकर इंपोर्ट करते हैं। एक ऐसे देश के क्या ही हाल होंगे और क्या हाल रहे होंगे आप समझ सकते हैं, लेकिन जो भी आप समझ रहे हैं वो बिल्कुल गलत है। एक वक्त था जब भारत यानी बड़ा भाई पाकिस्तान से पीछे था इकोनॉमी के मामले में, या कहें कि पाक की इकोनॉमी आसमान छू रही थी। यकीन नहीं हो रहा, समझ सकते हैं, लेकिन सच है ये। चलिए बताते हैं कैसे। लेकिन अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द ही सब्सक्राइब कर लें। साल 1947 में भारत से अलग होकर पाकिस्तान एक अलग देश बना। यूं तो दोनों देशों की एक साझा विरासत है, लेकिन दोनों ही देशों की इकोनॉमी आजादी के बाद से बहुत ज्यादा अलग रही है। महज 3 साल में यानी 1950 में जहां भारत की जीडीपी 481 यूएस डॉलर थी, वहीं पाकिस्तान की जीडीपी 1268 यूएस डॉलर थी। साल 2007 के बाद से ही भारत की जीडीपी में एकाएक वृद्धि देखी है, वहीं पाकिस्तान की जीडीपी बर्बादी की ओर बढ़ती चली गई। इस चौंका देने वाले मैटर पर रिसर्च करने के बाद ये साफ हुआ कि पाकिस्तान के मौजूदा हाल के 2 मुख्य कारण हैं। एक मिलिट्री कूप और पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, दूसरा ईस्ट पाकिस्तान और आज के बांग्लादेश के साथ किया गया पाकिस्तान का भेदभाव। तो ये समझने के लिए वक्त को थोड़ा पीछे लेके चलते हैं। पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है जहां किसी भी सरकार ने, किसी भी प्रधानमंत्री ने अपना कार्यकाल पूरा नहीं किया है, और पाकिस्तान की ये आदत साल 1947 से ही शुरू हो गई थी। 1947 से 1958 के बीच पाकिस्तान में पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी कुछ इस कदर थी कि महज 11 साल में पाकिस्तान ने 7 प्रधानमंत्री देखे। ये सिलसिला तब थमा जब साल 1958 में तत्कालीन राष्ट्रपति अयूब खान ने पूरे पाकिस्तान में मार्शल लॉ लागू किया, जिसका मतलब था कि पाकिस्तान का संविधान, पाकिस्तान की सभी राजनीतिक पार्टियां सब बर्खास्त कर दी गई हैं और पाकिस्तान में मिलिट्री रूल लागू हो गया। ऑल्दो किसी भी देश के लिए सैन्य शासन यानी मार्शल लॉ लगाना गलत ही होता है, लेकिन फिर भी पाकिस्तान में जब पहली बार सैन्य शासन लगा था तो उसका फायदा पाकिस्तान की इकोनॉमी को बहुत ज्यादा हुआ था। पाकिस्तान में सैन्य शासन करीब 3 बार लग चुका है, साल 1958 से 1971 के बीच, 1977 से 1988 के बीच और 1999 से 2008 के बीच। खास बात ये रही कि इन सालों में कुछ हो ना हो, लेकिन पाकिस्तान में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी रही थी। बात करें पहले मार्शल लॉ की तो 1958 से 1971 तक पाकिस्तान की इकोनॉमी के लिए गोल्डन पीरियड रहा। इस दौरान पाकिस्तान में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हुआ, पाकिस्तान में हेवी इंडस्ट्री सेटअप हुई, देश को पहली ऑयल रिफाइनरी मिली, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री मिली, साथ ही देश में टेक्सटाइल इंडस्ट्री भी सेटअप हुई। मिड 1960s में पाक में करीब 180 टेक्सटाइल यूनिट्स थी जो कराची और पाकिस्तान के पंजाब में थी। पाकिस्तान की इकोनॉमी को लिबरेट किया गया था, एक्सपोर्ट्स को बढ़ावा दिया गया था, जिसके बाद पाकिस्तान में इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी आई। 1960s के दौरान दुनिया 3 ब्लॉक्स में बट गई थी, एक यूएसए, दूसरा यूएसएसआर, तीसरा एनएएम यानी नॉन अलाइंड मूवमेंट, जहां भारत एनएएम के साथ था, वहीं पाकिस्तान ने यूएसए को चुना। अब नतीजन पाकिस्तान की ऑलरेडी प्रॉस्परस इकोनॉमी को यूएसए का साथ मिलने लगा, पाकिस्तान को यूएस से बिलियंस ऑफ डॉलर्स में मदद मिलने लगी। अगर आपको लग रहा है कि पाकिस्तान ने केवल इंडस्ट्रीज के जरिए अपनी तरक्की की तो आप गलत हैं। इसी वक्त पाक ने एग्रीकल्चर पर भी ध्यान दिया था, तभी पाकिस्तान की मैन्युफैक्चरिंग ग्रोथ 8.5% थी, वहीं एग्रीकल्चरल ग्रोथ 5% थी। इस दौरान पाक में एग्रीकल्चरल रिवॉल्यूशन आया था, जिसमें पाक ने मैकेनिकल एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन, वाटर रिसोर्सेज, पेस्टिसाइड्स, फर्टिलाइजर्स और अच्छे व्हीट और राइस सीड्स में इन्वेस्ट किया था, जिसके कारण ही पाक के लिए वो दौर एक गोल्डन पीरियड के बराबर था। 1960s से 80s के दौरान पाक में दूसरा मार्शल लॉ लागू हो चुका था। इसी वक्त पाकिस्तान सही तरक्की कर रहा था, उसका कारण था उनकी पॉलिसीज। उस दौर में पाक में बिजनेस आसानी से किया जा सकता था क्योंकि वहाँ की इकोनॉमी को लिबरेट किया गया था। अगर किसी को कोई इंडस्ट्री सेटअप करनी है बिजनेस करने के लिए तो वहाँ सिर्फ और सिर्फ आर्मी जनरल की परमिशन की जरूरत थी और किसी की भी नहीं।
वहीं सेम उसी दौरान उसी पीरियड में इंडिया में बहुत से बाबुओं की परमिशन चाहिए होती थी, जिसकी वजह से यहाँ बिजनेस करना बहुत मुश्किल था। लिहाजा इसी पीरियड में पाक का ग्रोथ रेट 6% था, लेकिन वहीं भारत का ग्रोथ रेट 4% था। वेस्ट पाकिस्तान का ईस्ट पाकिस्तान के खिलाफ भेदभाव करना शुरू से ही था। जैसे अलग देश बनते ही पाकिस्तान की स्टेट लैंग्वेज उर्दू कर दी गई थी, ये इग्नोर करते हुए कि ईस्ट पाकिस्तान में बंगाली भाषी ज्यादा हैं। वेस्ट पाकिस्तान का सामान इजीली आप ईस्ट पाकिस्तान में बेच सकते थे, लेकिन ईस्ट पाकिस्तान का सामान वेस्ट पाकिस्तान में बेचने के लिए टैरिफ्स लगा दिए गए थे। ईस्ट पाकिस्तान से पाक को काफी फायदा हो रहा था। पाक की बहुत सी इंडस्ट्रीज ईस्ट पाकिस्तान में थी जो अच्छा बिजनेस कर रही थी, लेकिन फिर भी वहां से कमाया हुआ पैसा वेस्ट पाकिस्तान में स्पेंड किया जाता था। हाल ये थे कि 1969 से 70 में जहां वेस्ट पाकिस्तान की पर कैपिटा इनकम पाकिस्तानी करेंसी के हिसाब से 504 रुपए थी, वहीं ईस्ट पाकिस्तान की पर कैपिटा इनकम 314 रुपए थी। बस इन हालातों में ईस्ट पाकिस्तान का गुस्सा वेस्ट पाकिस्तान के खिलाफ बढ़ता रहा। वहीं वेस्ट पाकिस्तान में अयूब खान के खिलाफ जुल्फिकार अली भुट्टो ने रिवोल्ट किया, जिसके बाद अयूब खान के बाद याया खान 1969 से 71 के बीच पाकिस्तान के राष्ट्रपति बने। जहां ईस्ट पाकिस्तान में हुकूमत के भेदभाव के चलते गुस्सा उमड़ रहा था, वहीं वेस्ट पाकिस्तान में तख्ता पलट चल रहा था। इसी बीच साल 1970 में ईस्ट पाकिस्तान में एक साइक्लोन आया, जिसमें करीब एक ही रात में नियरली 5 लाख लोगों की जान गई थी। लेकिन इतनी बड़ी आपदा के बावजूद भी पाकिस्तान की सरकार ने कुछ भी ठोस कदम नहीं उठाए थे ईस्ट पाकिस्तान के लोगों को बचाने के लिए, जिसके बाद ईस्ट पाकिस्तान के लोगों का गुस्सा और ज्यादा बढ़ गया था और याया खान की उसी दौरान ईस्ट पाकिस्तान के इलेक्शन में हार हुई थी। अपनी हार मानने के बजाय याया खान ने ईस्ट पाकिस्तान में पाक आर्मी भेजी, जिसके बाद लाखों बंगाली रेफ्यूजीज इंडिया में आ गए थे और लिहाजा भारत इस लड़ाई में शामिल हुआ, जिसके बाद 1971 में बांग्लादेश भारत की मदद से एक आजाद देश बन पाया। बांग्लादेश के अलग देश बनते ही पाकिस्तान के हाथ से ईस्ट पाकिस्तान गया, जो तब के पाकिस्तान की इकोनॉमी को तरक्की पर ले जाने के लिए अहम रोल 2 कारणों की वजह से निभा रहा था। पहला था, ईस्ट पाकिस्तान दरअसल एक मेजर सी ट्रेड रूट था, जिसके जरिए पाकिस्तान दूसरे देशों से ट्रेड कर पाता था और अपनी इकोनॉमी को मजबूत रखता था। वहीं दूसरा कारण था 1971 से पहले पाकिस्तान की टेक्सटाइल का एक बहुत बड़ा हिस्सा तब के ईस्ट पाकिस्तान और आज के बांग्लादेश के पास था। इन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज में बंगालियों ने जूट फैक्ट्री स्टैब्लिश की थी। गौरतलब है कि 1971 की जंग में पाकिस्तान को करीब $10 बिलियन का नुकसान हुआ, जिससे साफ तौर पर उनकी इकोनॉमी को बहुत ज्यादा असर पड़ा, उनको झटका लगा उनकी इकोनॉमी को। एक बांग्लादेश के अलग होते ही पाक की इकोनॉमी को झटका तो लगा ही, साथ ही एक बार फिर से पाक में पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी का दौर शुरू हो गया। 1971 से 73 तक जुल्फिकार अली भुट्टो ने शासन किया और पाक की लिबरेटेड इकोनॉमी को सोशलिस्ट इकोनॉमी की तरफ ले गए। मतलब बैंकिंग सिस्टम, इंश्योरेंस कंपनीज और भी बहुत सी इंडस्ट्रीज नेशनलाइज हो गई, जिसके बाद प्राइवेट इन्वेस्टमेंट के साथ साथ फॉरेन इन्वेस्टर्स भी देश छोड़कर जाने लगे। जिसके बाद 1972 से 77 के बीच पाकिस्तान ने बहुत बुरी इन्फ्लेशन झेली। 1977 में मोहम्मद जिया उल हक ने भुट्टो को अरेस्ट किया और 2 साल बाद फांसी की सजा हुई। जिया उल हक ने एक बार फिर से प्राइवेट इन्वेस्टमेंट्स को बढ़ावा दिया, लेकिन साथ ही उन्होंने पाक की इकोनॉमी में इस्लामाइजेशन को लाया, जिसके बाद पाक की मिलिट्री गवर्नमेंट बैंक्स के बैलेंसेस में 2.5% काटती थी और उसे गरीबों में बांटने का काम करती थी ज़कात कमेटी के थ्रू। लेकिन जिया उल हक के इस्लामाइजेशन का नेगेटिव इम्पैक्ट ये रहा कि पाक में बहुत सी रिलीजियस पॉलिटिकल पार्टीज क्रिएट हुई जो एक दूसरे से कम्पीट कर रही थी, ये दिखाने के लिए कौन ज्यादा इस्लाम को सपोर्ट कर रहा है, जिसकी वजह से पाकिस्तान में वायलेंस बढ़ा और ये देश इकोनॉमी पर फोकस नहीं कर पाया। जहां लंबे वक्त तक पाक की इकोनॉमी प्रॉस्पर करती रही और भारत की इकोनॉमी लिबरेटेड होने की जगह क्लोज होने की वजह से उतनी तरक्की शुरू में नहीं कर पाई, वहीं पाक में पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी बढ़ते बढ़ते और मिलिट्री कूप के साथ साथ सेना के हाथ में इकोनॉमिक डोमिनेंस होने की वजह से पाक की इकोनॉमी 1990 के बाद से गिरती ही जा रही है। आज हाल ये है कि भारत की जीडीपी पाक से कई गुना ज्यादा है। आज इंडिया के पास करीब $576.7 अरब का विदेशी भंडार है, जबकि पाकिस्तान के पास करीब $4 अरब के फॉरेस्ट रिजर्व्स बचे हैं, जिससे 1 महीने का आयात भी मुश्किल है। वक्त बदलते बदलते हालात भी बदले और साल 2007 के बाद से भारत की पर कैपिटा जीडीपी पाकिस्तान से लगातार अधिक बनी हुई है,
जिसके बाद साल 2021 में भारत की पर कैपिटा जीडीपी $2,256.5 और पाकिस्तान की $1,505.01 थी। आज जहां भारत में मेक इन इंडिया, मेड इन इंडिया और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को बढ़ावा दिया जा रहा है, वहीं पाकिस्तान में अस्थिर सरकार, सैन्य तानाशाही, सत्ता के विरोधाभास केंद्रों और आतंकी संगठनों को समर्थन देने की नीति से पाकिस्तान की इकोनॉमी को गहरा झटका लगा है। दुनिया की कोई भी कंपनी वहां कारोबार करने को तैयार नहीं है। अब पाकिस्तान के नेता भी भारत के सिस्टम का लोहा मानने लगे हैं। मौजूदा हाल ऐसे है कि हाल ही में जब इमरान खान पर अटैक हुआ तो वहां के प्रेसिडेंट डॉक्टर आरिफ अलवी ने पाकिस्तान की पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी को लेकर चिंता व्यक्त की थी और पाक की सरकार को लोगों के इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स पर फोकस करने की बात कही थी। इन दिनों पाकिस्तान की सियासत में एक और मिलिट्री कूप के भी कयास लगाए जा रहे हैं। अब आपको कैसी लगी ये रिपोर्ट हमें जरूर बताएं। बाकी मैं राशि दुबे ऐसी डिटेल रिपोर्ट्स के साथ फिर लौटूंगी। तब तक आप देश और दुनिया की बाकी तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए द न्यूज़ 15।